Hello, students. Good morning to all. Today I am going to explain about the Schrödinger wave equation. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं Schrödinger wave equation. Schrödinger's wave equation. सबसे पहले ये समझते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या। हम लोगों ने डी ब्रॉगली इक्वेशन और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में पढ़ा। किसी भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स में, यानी जब कोई मटेरियल पार्टिकल्स मोशन में होता है तो उसमें पार्टिकल कैरेक्टर के साथ साथ वेव कैरेक्टर भी होता है। दोनों ही कैरेक्टर उसमें होता है, जिसके कारण आपने पढ़ा था ड्यूअल नेचर। लेकिन यदि ये पार्टिकल मासिव होते हैं तो उसमें वेव नेचर बहुत बहुत स्मॉल होने के कारण वो दिखाई नहीं देता है, केवल पार्टिकल नेचर ही दिखाई देता है। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉर मासिव ऑब्जेक्ट द ब्रॉगली इक्वेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो लाइटेस्ट पार्टिकल्स होता है। इस लाइटेस्ट पार्टिकल्स में वेव नेचर और पार्टिकल कैरेक्टर दोनों ही होता है। आप उसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं। और हम लोगों ने यह पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ्स पे रिवॉल्व करती है। लेकिन अब यह कैसे करेगी? उसमें वेव कैरेक्टर के साथ रिवॉल्व करेगी। और वेव कैरेक्टर यानी टफ और क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ्स पे रिवॉल्व कर रही है, along x y z एक्सिस, एक्सप्लेन करने के लिए उस वेव कैरेक्टर को एक वेव इक्वेशन की जरूरत होती है। That wave equation is given by Schrödinger. So the equation given by Schrödinger to explain the wave nature of electron that revolves around the nucleus on a circular path is that equation is called Schrödinger wave equation. और वो होता क्या है? वो होता है d2 psi by dx square d2 psi by dy square d2 psi by dz square plus 8 pi square m by h square e minus v psi equal to 0. This one is Schrödinger wave equation. इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक्स कांस्टेंट, E टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, V पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सभी के बारे में आपको पता है। Z एक्सिस, Y एक्सिस और X तीन एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक अननोन फैक्टर है, वो है साइन। तो पहले इसको देख लीजिए, यहाँ ई क्या बता रहे हैं? वेयर ई टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड यहाँ पर एक वैल्यू साई है जो कि अननोन है। अब ये साई क्या है? अब देखिएगा,
हम लोगों ने पढ़ रखा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यह बताया गया था कि एक ही समय में यानी एक ही साथ किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम को एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। और आपने इसको पढ़ा था, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट position as well as momentum of an electrons that revolves around the nucleus on a circular path simultaneously। और इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यदि आप मोमेंटम को वेरी एक्यूरेटली फाइंड आउट करते हैं तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो बता नहीं सकते क्योंकि पोजीशन अनसर्टेन हो गई। अब उसके बारे में आप प्रोबेबल बात कर सकते हैं कि हाँ अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन की बात आप नहीं कर सकते। तो उसके प्रोबेबल पोजीशंस को बताने के लिए इस साई का यूज किया जाता है और जिसे ही हम लोग कहते हैं वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड फंक्शन। तो ये साई क्या बता रहे हैं, क्या है साई? वेव फंक्शन, और इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड फंक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल पोजीशंस को बताता है। ये क्या बता रहा है? प्रोबेबल पोजीशंस। तो ये बताता है। नेक्स्ट, ये जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हुआ, साई वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड फंक्शंस को कहते हैं और इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करने के लिए इसको ये साई स्क्वायर करते हैं। तो इट हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब ये क्या बता रहा था? ये क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये बताते हैं। तो ये साई स्क्वायर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताते हैं, यानी कौन सा ऐसा प्लेस है जहां इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तभी तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उस पोजीशंस में। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बता रहे हैं और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस है, लेकिन इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। हम लोगों ने एक और बात पढ़ी है, वो क्या है? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होता है उसको अब हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा है कि ये ऑर्बिटल्स क्या कहलाता है? इट इज अ 3-dimensional space around the nucleus where the finding probability of electron is maximum। अब हम लोगों ने अभी यहां देखा साई स्क्वायर, ये क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब यहाँ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यदि मैक्सिमम है तो साई स्क्वायर की वैल्यू
उस सिचुएशन में ऐसा देखा जाता है कि 95% यदि है तो इसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। और इसी सिचुएशन में इसको बोलेंगे वो कि ऑर्बिटल्स। जब इस साई स्क्वायर की वैल्यू यदि आ जाए 0 यानी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हो गई 0, तो इसका मतलब आपने पढ़ा है पिछले क्लास में, मैंने आपको बताया है नोड के बारे में। वो क्या होता है जहां फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। तो यहाँ पर ये फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, तो ये कौन से कंडीशन आएंगे, नोड वाले कंडीशन आएंगे। तो ये साई स्क्वायर की वैल्यू यदि 95% यानी ये ऑर्बिटल्स कहलाएगा, और ये साई स्क्वायर की वैल्यू 0 यानी कैसा कंडीशंस होगा, नोड वाले कंडीशंस होंगे। यानी नोड के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू 0, ऑर्बिटल्स के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है ये तो। और फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं फिर से यहाँ, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आप देखेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर का टाइम इंडिपेंडेंट differential equation. So next, it means Schrodinger equation. It is a second order time independent differential equation. सेकेंड ऑर्डर यहाँ 2 है, इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट, यहाँ टाइम का कोई प्लेस नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है क्या नहीं होता है। नेक्स्ट अब फिलहाल हम लोग एक इक्वेशन पे कंसीडर करते हैं जिसके बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा 8x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, यदि ऐसा है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो जब आप देखिए इसमें 8 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, इसमें x क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब जो वेरिएबल होते हैं उनके ही वैल्यू तो आप फाइंड आउट करते हैं या x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक उसी तरह इस इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई, 8, ये सारे फिक्स्ड हैं, ये सारे कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है, प्रोबेबल क्या है, साई। तो जब इस इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है फॉर हाइड्रोजन एटम, नेक्स्ट पॉइंट में फॉर हाइड्रोजन एटम, when solve this equation we get different values of psi, इसके डिफरेंट वैल्यू मिलते हैं। मान लेते हैं इसके वैल्यू psi1 मिल गए, psi2 मिल गए, psi3 मिल गए, psi4 मिल गए। लेकिन इन सारी वैल्यूज में से वह वैल्यू जो कि परमिसिबल है फॉर दिस इक्वेशन, परमिसिबल करने का मतलब आपने कभी इस इक्वेशंस को सॉल्व किया, जितने वैल्यू इसमें ऑब्टेन होते हैं सारे वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो जो वैल्यू साई के एक्सेप्टेबल होते हैं, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, जो मीनिंगफुल एक इंफॉर्मेशन देते हैं, वो एक्सेप्टेबल वैल्यू कहलाए। तो वो एक्सेप्टेबल वैल्यू, जैसे मान लीजिए psi1 हो गए, psi2 हो गए, psi3 मान लेते हैं, ये मिले। तो these acceptable values are called eigenvalue, और आइगन फंक्शन। अब ये जो आइगन वैल्यू यहाँ पर, इसे को यहाँ सॉल्व करने के बाद ये 3 psi1 psi2 psi3 मिले, तो ये यहाँ से एक बता रहे हैं n के बारे में, दूसरे l के बारे में, तीसरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। यानी एक वैल्यू
इलेक्ट्रॉन किस सेल में है उसके बारे में बता रहा है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशंस के बारे में बता रहा है। तो यहाँ से जो n l m आए, these three values are called quantum numbers. क्वांटम नंबर्स, इसी को क्वांटम नंबर्स हम लोग कहते हैं। शायद ये आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको ऊपर में लिखता हूँ। तो ये जो इसके साई के डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन हुए, उनमें से वह वैल्यू जो कि एक्सेप्टेबल है वो 3 वैल्यूज मिला। और वो जो 3 वैल्यूज थे वो क्या थे, n l m, और इस n l m को 3 वैल्यूज मिले, साई 1, साई 2, साई 3, और एक n, दूसरा l को, तीसरा m को रिप्रेजेंट किया, और दिस 3 n l m's आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। तो उस समय हम लोगों ने ये पढ़ा था क्वांटम नंबर है क्या, तो वह नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सभी प्रकार की जानकारियां इकट्ठा करता है, वो उस नंबर को ही क्वांटम नंबर्स कहते हैं। और ये आया कहाँ से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आया। यानी ऐसा कह सकते हैं जो क्वांटम नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा कि वो 4 टाइप्स के होते हैं। वो 4 क्वांटम नंबर्स में फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर कहाँ से मिलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैंने वहां पर भी एक छोटा सा नोट में आपको शायद बताने की कोशिश की थी कि फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आता है, फोर्थ क्वांटम नंबर इज नॉट कम्स फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि यहां से ये पता चलता है। अब हम लोगों ने यहाँ देखा कि ये इसके 3 वैल्यूज हो गए, n l m, जो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजिमुथल क्वांटम नंबर और एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें 3 परमिसिबल वैल्यूज मिले, जो कि एक सेल नंबर के बारे में बताता है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है, और तीसरा जो इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ये जो साई की वैल्यू हमें मिली, इस साई की वैल्यू को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ साई, रिप्रेजेंटेशन साई, नेक्स्ट पॉइंट में साई इज रिप्रेजेंटेड into coordinates, into coordinates। फर्स्ट उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, और सेकेंड रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो साई एक्स वाई जेड 3 एक्सिस के अलॉन्ग हो गए, और इसमें इसे रिप्रेजेंट करती है एक आर, थीटा और फाई के फॉर्म से। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंटेशन हो गए, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट हम लोग साई को एक ऐसे करेंगे या इस तरह से करेंगे। तो ये थे हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्या होता है उसको, वो क्या है, उसमें साई क्या होता है, साई स्क्वायर क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने सीखा। तो आज हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और भी जितने भी हम लोगों ने पढ़ा उस टॉपिक पर भी जैसा होगा मैं डिस्कस करूँगा। तो दिस वाज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो थैंक्स टू ऑल।